ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल की अवतार के बारे में जो प्रेडिक्शन मैं देने जा रहा हूं उसको समझिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे मैं चेक कर रहा था तो कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो कमिटीज़ हैं उन्होंने रिसर्च किया और हाईली मॉडिफाइड एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया और उसमें उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं कि जो राम जी का जन्म हुआ था वो 5000 बीसी में हुआ था और कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो लगभग 3000 बीसी के आसपास हुआ था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए कोई समझने वाली बात है इस टॉपिक को, क्योंकि कई लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन टाइप करेंगे, व्हेन वॉज लॉर्ड राम बॉर्न। मैं सिंपल यही एक क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। तो मेरे पास देखिए ये आ गया, कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम ऋग वेदा टू रोबोटिक्स। Lord Ram was born on January 10th at 12:05 hours 5114 BC and Mahabharat war was started on 13th October 3139 BC। ये सोर्स गूगल का दिया हुआ जो आपके सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो लगभग 2000 साल के बीच का डिफरेंस रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि राम जी का यानी प्रभु राम जी का जो जन्म है जनवरी 10 5114 मतलब आज से 7000 साल पहले हुआ था, और कृष्ण जी का जो जन्म है वो आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। 3139 का मतलब आज के रिस्पेक्ट में लगभग 5000 साल पहले हुआ था। जबकि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो कलयुग का जो स्टार्टिंग टाइम है, कलयुग जो स्टार्ट हुआ है वो अभी लगभग 5000 साल के आसपास हुआ है। तो बड़ी मिसमैच वाली क्वेश्चन है और निश्चित रूप से यहाँ पर ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। इन्होंने जो यूज़ किया, मैंने पूरा इसके डिटेल को पढ़ा है, आप भी गूगल करके पढ़िएगा। इसको पूरा एनालिसिस मैंने किया है। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है और एडवांस लेवल का जो एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज़ को निकालता है, और ऋग्वेदा का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है। अब ऋग्वेद का अगर कॉन्सेप्ट लिया है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऋग्वेद में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं तो सही लिखी हुई हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सभी में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। तो क्या 2000 साल के बाद कभी श्री कृष्ण जी का जन्म हो जा रहा है, कभी राम जी का जन्म हो जा रहा है, तो फिर एक प्रकार से देखा जाए तो चारों युग यानी सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर लास्ट में जो है कलयुग, इन सभी युग को का ड्यूरेशन इतना कम कैसे हो सकता है, ये सोचने वाला प्रश्न है। और उसके बाद हम आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कल की अवतार को भी देखेंगे। ये कमेंट बॉक्स में आया हुआ था हमारे, तब मैंने इसको रिसर्च किया और देखा कि क्या सचमुच है। तो जिस भी श्रोतागण ने लिखा था उन्होंने सही लिखा था, गूगल में यही चीज़ मिल रहा है और गूगल वाले वर्ड को ही लिखा। और जब यहाँ पर देखिए कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम ऋग्वेदा टू रोबोटिक्स, मतलब ऋग्वेद को से रोबोटिक्स मतलब रोबोट वाले समय में हम लोग आने वाले, ऑलमोस्ट कई जगह रोबोट का यूज़ किया जा रहा है। तो ऋग्वेद टू रोबोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने जो कैलकुलेट किया है, मैं ये ज़रूर यहाँ पे अपने दर्शकों को बताऊंगा, ये गलत कैलकुलेशन किया हुआ है और मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ। आप खुद आप समझिए हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है। उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है 4,32,000 साल का तो हमारा कलयुग है, और उसका डबल जो है द्वापर है, उसका ट्रिपल जो है त्रेता है, और उसका 4 टाइम्स जो है वो सतयुग है।
4:3:2:1 का रेशियो होता है। लिखने के लिए और कैलकुलेशन करने में अंतर हो सकता है, जरा समझिएगा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। जैसे कई लोग अभी बोल रहे हैं कल्कि अवतार आ चुके हैं, जो कि विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, जबकि जो कैलकुलेशन किया जा रहा है वो जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो पुराणों में मेंशन किया हुआ है, उसके आधार पे कैलकुलेशन किया जा रहा है। क्योंकि उस पुराण में ज़रूर, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, अगर आप पढ़िएगा श्रीमद् भागवत पुराण में, डबल रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मेंशन है कि जब बृहस्पति देव पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे, जब बृहस्पति देव पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे, साथ में सूर्य देवता भी प्रथम चरण में ही रहेंगे पुष्य नक्षत्र में, और चंद्र देवता भी पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे, तो ऐसे समय में कल्कि अवतार का जन्म होगा। ये श्रीमद् भागवत पुराण में मेंशन है। अब इस पर मैंने छोटा रिसर्च किया, और हालांकि एक प्रयास है मेरा, ये मेरा प्रयास है केवल, आप इसको समझिएगा, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन्होंने जो किया है इसको मैं बाद में आता हूँ, पहले जो मैंने किया है उसको चेक करते हैं, हम कैलकुलेशन पे आते हैं। देखिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने पूरा डिस्प्ले में थोड़ा सा जूम इसको कर देता हूँ जहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे। सबसे पहला जो नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र होता है। कोई भी जो राशि बनती है वो नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है, ये सबको पता है। और नक्षत्र के चरण होते हैं, 4 चरण मिलकर एक नक्षत्र का निर्माण होता है, और 9 चरण मिलकर एक राशि का निर्माण होता है। ये बेसिक नॉलेज है जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है या एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है। 4 नक्षत्रों के चरण को मिलाइएगा, एक राशि बनेगी। तो यहां पर टोटल मिलाकर 9 चरण है। तो मेष, मिथुन, वृष, मिथुन और कर्क, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये चारों राशियां आपको दिखाई दे रही हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये चारों ही राशियां इस तरीके से दिखाई दे रही है, और उसमें मेंशन है, येलो कलर से मैंने किया पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र अगर आप देखिएगा तो कर्क में आता है। पुष्य नक्षत्र जो है कर्क में आता है। अब कर्क नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, कर्क में 5 डिग्री पर बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति देव को साक्षात विष्णु माना जाता है, साक्षात विष्णु का अवतार, यानी बृहस्पतिवार को हम विष्णु देव की पूजा भी करते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में जो हमारे वेदों में लिखा है, एग्जैक्टली लिखा है, पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में अवतार होना चाहिए कल्कि अवतार का। अब कॉम्बिनेशन जरा निकाला जाए। आज के डेट में, जिस समय हम लोग आज यानी जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, अभी बृहस्पति मीन राशि में है, 22 तारीख को मेष में चले जाएंगे, और इनका जो राशि परिवर्तन होगा उच्च में, ये कर्क में, क्योंकि एक साल में लगभग आप मान के चलिए ये एक राशि कवर करते हैं। तो अभी मीन से लेकर कर्क तक आने में 4 साल और बचेंगे। तो लगभग 2026 में, मतलब 2023 मार्च, ये 22 अप्रैल से 2023, 2024, 2025, 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन होंगे। तो मैंने कॉम्बिनेशन ये निकाला कि पुष्य नक्षत्र जो है वो किस किस ईयर में आएगा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा और ज्यादा जूम करके दिखा देता हूँ। पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति देव 433 डेज के बाद बार बार आते हैं, लगभग ये एवरेज कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 2026 में 18 जून से लेकर 3 अगस्त तक बृहस्पति देवता पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन सूर्य देवता तो 20 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक रहेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर मिल रही है, जो कि दर्शकों को या हमारे व्यूअर्स को नॉलेज के लिए एक जरूरी चीजें यहाँ पर जरूर मिल रही है कि इस वाले रेंज में, इसको थोड़ा और मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले रेंज में जो आ रहा है 18 जून से लेके 3 अगस्त और 20 जुलाई से लेके 27 जुलाई, इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट निकल के नहीं आएगा, कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ निकल के नहीं आएगा। इसका मतलब 2026 में तो कल्कि अवतार का जन्म नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है जो भागवत पुराण में लिखा है। इसके अलावा हम आते हैं दूसरे ईयर में, चलते हैं 2038 में फिर बृहस्पति देव को
कर्क में आना पड़ेगा। तो कर्क में जब बृहस्पति देव 2038 में आएंगे, 38 में आएंगे, तो 31 मई से लेके 6 जून तक रहेंगे। और यहाँ पर 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक सूर्य देव रहेंगे। देखिए सूर्य देव की पोजीशन और बृहस्पति की पोजीशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ये दोनों ही इस कंडीशन में फिर क्या हो रहा है, इसमें भी कोई क्रॉस सेक्शन नहीं मिलेगा। तो 2026 में तो कल्कि देव का जन्म नहीं दिख रहा है भागवत पुराण के अनुसार, और यहाँ पर भी 2038 में भी नहीं दिखाई दे रहा है। 2050 की अगर गणना कीजिए तो 2050 में क्या आ रहा है, 2050 में 8 मई से 15 मई और 20 जुलाई से, यहाँ पर भी कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी जन्म नहीं हो सकता है। फिर 2062 में जाकर अगर देखा जाए 2062 में, तो 2062 में ये 26 अगस्त से 3 सितंबर और 20 जुलाई से 27 जुलाई, जबकि पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में होने चाहिए, तो यहाँ पर भी कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। इसके बाद फिर 2073 में आप देखिएगा, 2073 में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक और 20 जुलाई से 27 जुलाई, फिर यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये भी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ये भी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है इस ईयर को, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 2085 सर्च कीजिएगा। जो लोग सीखते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर लोग भी है उनकी भी सहायता यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, ये बड़ा कैलकुलेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी बनाना पड़ेगा। तो 2085 2085 एक ऐसा टाइम आ रहा है जब दोनों ही का रेंज इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों ही रेंज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये 2085 एक ऐसा समय है जहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, एक तो जो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रहे हैं उसमें ये ज़रूर क्लियर हो रहा है कि दोनों का कॉमन पोर्शन जो है 20 से 27 के आसपास हो रहा है। लेकिन जब हम इसकी वैल्यूज़ को मैच कर रहे हैं उस समय चंद्रमा मैच नहीं हो रहा है। चंद्रमा उस समय आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, और आर्द्रा नक्षत्र जो है अगर हम इसको बैक साइड देखते हैं तो सबसे पहले अश्वनी आता है, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, यानी पुष्य से 2 नक्षत्र पहले ही स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर भी चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो ये तो कन्फर्म है कि 2085 में प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो सूर्य और बृहस्पति की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मैच करी, लगभग पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण के आसपास होंगे, वो मैच कर रहा है, और वहीं पर कल्कि अवतार का जन्म होना है। इससे पहले के सालों में ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बने हैं, जिसके आधार पर मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। लेकिन आगे जब मैं 100 साल के और आगे यानी 2100 से लेके अगर हम 2200 तक अगर फिर कैलकुलेशन करें तो वहाँ पर भी कुछ पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो इस तरीके से हमें पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि कल्कि अवतार का जन्म कब होगा। लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा, क्योंकि ये लंबा रिसर्च होगा, 2000 साल के आसपास हो सकता है फिर ये रिपीट करे। इसलिए जो पहले लिखा हुआ था, जो कि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे गूगल के शीट को लेके, वहाँ पर 2000 में ये मेंशन हुआ था, वो शीट मैं लेके आता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है। तो इसमें हो सकता है जो इन्होंने यूज़ किया है पूरा, मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स का ये इसमें लिखा हुआ है, और आपकी सुविधा के लिए जो है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक्चुअली इन लोग क्या मेंशन किए हैं। इनका जो मेंशन्ड है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस चीज को। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ 10 years ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क। द सॉफ्टवेयर यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस इज कॉल्ड प्लैनेटरियम गोल्ड। जिस भी प्लैनेटरियम गोल्ड करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसके आधार पर इसको चेक किया गया है। लेकिन फिलहाल
हम लोग अपनी बात को ही केवल यहाँ पर देखेंगे जो मैंने रिसर्च किया है। हो सकता है कि 5,000 साल या 10,000 साल के बाद वो कॉम्बिनेशन बनता हो जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है या यजुर्वेद में मेंशन्ड है, लेकिन एग्जैक्टली उसी समय भगवान का जन्म हुआ हो ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो साल बात की जा रही है 4,32,000 साल, ये एक बहुत बड़ा टाइम है। हो सकता है मल्टीपल टाइम वहाँ पर सेम पैरामीटर्स मैच करते हो जो कि ऋग्वेद में लिखा हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। एक बहुत लंबा रिसर्च है, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद 100 साल के पूरे हॉरोस्कोप को रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि ये कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, लेकिन उसमें तीनों कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे हैं। सूर्य का बृहस्पति का सूर्य का बन रहा है तो चंद्रमा का नहीं बन पा रहा। अब ये तीनों एक साथ बनेंगे, किसी ना किसी साल बनेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर होगा और ये युग खत्म हो जाएगा और कल की अवतार का जन्म हो जाएगा इस तरीके का। क्योंकि मैं बार बार अपने पुराने वीडियो भी मेंशन किया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। हाइट बहुत कम हो जाएगी, जो एवरेज एज है 16 ईयर के आसपास हो जाएगी। इन सब चीज पैरामीटर को भी आपको देखना पड़ेगा। केवल प्लानिटरी पोजीशन इस समय बन जाए और कह दिया जाए कि इस समय कल की अवतार हो जाएगा, ये गलत है। हम लोग को सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा। तो ये तो कन्फर्म है कि अभी कल की अवतार का जन्म नहीं हुआ है। और आपको क्या लगता है वो बात अलग है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स कभी मेरा स्विच ऑफ नहीं होता, लेकिन छोटा सा ये प्रयास है, ये श्रीमद् भागवत पुराण में जो रिसर्च दिया हुआ उसके आधार पर, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके आधार पर मेरा थोड़ा सा एक प्रयास है। बाकी आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ कि ये कौन से समय में होगा। उससे पहले एक बड़ा रिसर्च होगा कि 4,32,000 साल जो है इतना ही वैल्यू क्यों होता है किसी सबसे छोटे युग के लिए। फिर इसका मल्टीप्लाई होता है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इसको रिसर्च करना ज़रूर चाहिए हम एस्ट्रोलॉजर्स को, जिससे कि हम आगे और इसकी सटीकता को बता सकें। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।